23 मार्च 1931 को शहीद आज़म भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और इस तरह ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता ने न्याय की प्रक्रिया का आडंबर खड़ा करके, जो कि पूर्णतः अन्यायपूर्ण था, इन क्रांतिकारियों का कत्ल कर दिया और इसी के साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों के शोषण मुक्त समाज के सपने पर उस समय विराम लग गया। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा चलाए गए 2 मुकदमों के बारे में। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बहरों को सुनाने के लिए बम फेंका और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRSA की तरफ से पर्चे उड़ाए, जिसमें कुख्यात पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल की खिलाफत की गई। असेंबली में बैठे लोगों ने एक नारा सुना, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव प्रोलेटेरिएट। इस बम धमाके का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था और यह बम जानबूझकर बड़ी सावधानी से उस ओर फेंका गया जहां सीटें खाली थीं और कोई बैठा नहीं था। इन दोनों इनकलाबियों ने घटनास्थल से भागने की कोई कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दी। पहला मुकदमा भगत सिंह पर असेंबली बॉम्ब कांड को लेकर चलाया गया और उसमें IPC की धारा 307 के तहत आरोप लगाया गया। 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, अर्थात कत्ल की कोशिश। यह जानते हुए भी कि भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त का निशाना वहां बैठे किसी व्यक्ति की ओर नहीं था, फिर भी उन पर धारा 307 में आरोप तय किया गया। 7 मई 1929 को मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय बहादुर सूर्यनारायण शर्मा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर यह आरोप लगाया गया कि किंग मैजेस्टी की जनता को मारने और गंभीर रूप से घायल करने के उद्देश्य से बम फेंका गया। मजिस्ट्रेट ने मुकदमे को सेशन कोर्ट के लिए कमिट कर दिया, जहां उसकी सुनवाई जज लियोनार्ड मिडल्टन के समक्ष शुरू हुई। सन 1929 में जून के पहले हफ्ते में सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। जज लियोनार्ड मिडल्टन ने भी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को ही सच माना और मौखिक बयानों को प्रमाण मान लिया। कोर्ट के समक्ष दिए गए बयानों में गवाहों ने कहा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली चैम्बर में बम फेंके और भगत सिंह ने पर्चे उछालते हुए अपने पिस्टल से गोली चलाई और एविडेंस में भी इस बात को साबित करने की कोशिश की गई कि भगत सिंह को जब गिरफ्तार किया गया तो उनसे पिस्टल बरामद हुआ, जबकि तथ्य यह है कि भगत सिंह ने खुद आगे बढ़कर अपनी पिस्टल सरेंडर की थी। 12 जून 1929 को 1 हफ्ते से भी कम की सुनवाई के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। सज़ा सुनाए जाने के 2 दिन बाद भगत सिंह को मियांवाली जेल तथा बटुकेश्वर दत्त को लाहौर जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। उन दोनों को एक ही रेल से ले जाया जा रहा था, हालांकि दोनों ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में बैठे थे। भगत सिंह के अनुरोध पर दोनों की कुछ समय के लिए मुलाकात करा दी गई थी। उसी मुलाकात के दौरान भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल की रणनीति बटुकेश्वर दत्त के साथ साझा की और इस तरह से 15 जून 1929 से उन्होंने अपनी अपनी जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन लोगों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। कुछ समय बाद भगत सिंह को भी लाहौर जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, परंतु उन्हें और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अन्य आरोपियों से अलग रखा गया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का यह मुकदमा, जिसमें अंग्रेज़ी सार्जेंट सैंडर्स की हत्या का आरोप था, 10 जुलाई 1929 को शुरू हुआ।
भगत सिंह को कोर्ट में स्ट्रेचर पर लाया गया क्योंकि वह और बटुकेश्वर दत्त 15 जून 1929 से ही भूख हड़ताल पर थे। भगत सिंह को जब अदालत में पेश किया गया तब उनके साथियों को उनकी भूख हड़ताल की खबर लगी और उन्होंने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा की गई इस ऐतिहासिक भूख हड़ताल के दौरान उनके एक साथी जतेंद्र दास की 13 सितंबर 1929 को शहादत हो गई। भगत सिंह ने जेल में 116 दिन की भूख हड़ताल की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा नहीं दिया गया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का यह मुकदमा शुरुआत में स्पेशल मजिस्ट्रेट राय साहब पंडित किशनचंद की अदालत में शुरू हुआ। भगत सिंह समेत 26 अन्य क्रांतिकारियों के खिलाफ कत्ल और ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश और देशद्रोह की धाराएं 121, 121A, 122 और 123 आईपीसी के तहत आरोप निर्धारित किए गए। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान 21 अक्टूबर 1929 को अदालत के समक्ष एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद भगत सिंह, शिव वर्मा, बटुकेश्वर दत्त, विजय कुमार सिन्हा, अजय घोष और प्रेमदत्त आदि को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए। उन लोगों के साथ जेल के अंदर और कोर्ट के गेट पर मजिस्ट्रेट के सामने बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया। अजय घोष और शिव वर्मा पुलिस के इस अमानवीय व्यवहार की वजह से वहीं बेहोश हो गए। भगत सिंह को अंग्रेज ऑफिसर रॉबर्ट ने अपना निशाना बनाया। दरअसल 21 अक्टूबर 1929 को जयगोपाल नामक आरोपी, जो कि बाद में सरकारी गवाह बन गया था, उस पर क्रांतिकारियों में से सबसे कम उम्र के व्यक्ति प्रेमदत्त ने जयगोपाल पर गुस्से में भली अदालत में चप्पल फेंक दी थी। इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत को एक अवसर दे दिया क्रांतिकारियों पर अत्याचार करने का, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों की भूख हड़ताल और कोर्ट में दिए गए उनके बयानों से इस मुकदमे की ख्याति न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी गूंजने लगी और इसी दौरान ब्रिटिश एम्पायर की छवि सबसे निचले स्तर तक गिर गई। मुकदमे ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बौखलाई हुई ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल को एक निश्चित समय सीमा में ख़त्म कराने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, परंतु लाहौर उच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच ने उनके इस आवेदन को खारिज कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों में वाइसराय लॉर्ड इरविन ने 1 मई 1930 को अप्रत्याशित कदम उठाया और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश के तहत स्पेशल मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रहे मुकदमे की कार्यवाही को हाई कोर्ट के 3 जजों को लेकर बनाई गई ट्राइब्यूनल के समक्ष ट्रांसफ़र कर दिया गया और उन्हें आदेश दिया गया कि एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत इस मुकदमे की सुनवाई को पूरा किया जाए। इस मुकदमे के फैसले के खिलाफ सामान्य अपील के प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया और इसके खिलाफ सिर्फ प्रीवी काउंसिल के समक्ष क्वेश्चन ऑफ लॉ पर याचिका दायर करने का प्रावधान रखा गया। क्रांतिकारियों में से एक राजगुरु ने ट्राइब्यूनल के गठन को चैलेंज किया और कहा कि यह गैर कानूनी है और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के खिलाफ है। उनके अनुसार वाइसराय को यह अधिकार नहीं है कि सामान्य कानूनी प्रक्रिया को इस तरीके से कट शॉर्ट कर दिया जाए। इस अध्यादेश को कभी भी सेंट्रल असेंबली या ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास नहीं कराया गया और बाद में यह अध्यादेश अपने आप समाप्त हो गया बिना किसी कानूनी या संवैधानिक सम्मतता के। इससे जाहिर होता है कि इस अध्यादेश का मकसद कम से कम समय में मुकदमे को ख़त्म करने और भगत सिंह तथा उनके साथियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का था। क्रांतिकारियों के एक वकील श्री अमोलक राम कपूर ने जब ट्राइब्यूनल से अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरहा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाज़त मांगी तो ट्राइब्यूनल ने 457 गवाहों में से सिर्फ 5 आरोपी, जो कि बाद में सरकारी गवाह बन गए थे, सिर्फ उनसे जिरह करने की इजाज़त दी।
और अंततः 7 अक्टूबर 1930 को वह कुख्यात फैसला आया जिसमें शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह को इस मुकदमे के अंतिम निर्णय का पूर्वानुमान था और कोर्ट की इस प्रक्रिया पर क्रांतिकारियों का कोई भरोसा नहीं था। 5 मई 1930 को ट्राइब्यूनल के समक्ष शुरू हुए मुकदमे की कार्रवाई 10 सितंबर 1930 को पूरी कर ली गई। यह एक तरफा कार्रवाई थी जिसमें कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा दी गईं। जब भगत सिंह ने अदालत से मुकदमे में अपने बचाव की तैयारी के लिए एक तारीख मांगी तो कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स बंद कर दी और बचाव पक्ष को अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया और बचाव पक्ष के गवाहों को प्रस्तुत करने का मौका भी नहीं दिया गया। इस तरह से जजमेंट सुरक्षित कर 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुना दिया गया। 300 पेज के लंबे फैसले में साक्ष्यों की विस्तार से चर्चा की गई है और अंततः सैंडर्स की हत्या में मुख्य रूप से भगत सिंह के शामिल होने को सिद्ध माना गया है। भगत सिंह इस फैसले के खिलाफ अपील के पक्ष में नहीं थे, परंतु पंजाब में एक डिफेंस कमेटी बनाई गई जिसमें इस सज़ा के खिलाफ प्रीवी काउंसिल के समक्ष याचिका दायर की। भगत सिंह बनाम किंग एम्परर नामक मुकदमा इस आधार पर दायर किया गया कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ट्रायल के लिए ट्राइब्यूनल बनाने वाला अध्यादेश गैरकानूनी था, जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के खिलाफ है। जबकि रिस्पोंडेंट की तरफ से यह दलील दी गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 72 गवर्नर जनरल को ऐसे ट्राइब्यूनल बनाने का असीमित अधिकार देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 की धारा 72 के तहत यह अधिकार सिर्फ आपात स्थितियों में ही, जब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा जाए, तभी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना आपातकाल घोषित किए और बिना ऐसे किसी रिपोर्ट के वायसराय द्वारा ऐसे ड्रैकोनियन पावर का इस्तेमाल कर अध्यादेश जारी करना साफ जाहिर करता है कि ब्रिटिश क्राउन हर हाल में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को जल्द से जल्द मौत की सज़ा देना चाहता था, चाहे उसके लिए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों की धज्जियां ही क्यों ना उड़ानी पड़े। और इस तरह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम पर चलाया गया यह मुकदमा ट्राइब्यूनल से लेकर प्रीवी काउंसिल तक न्याय के नाम पर धोखा था। यह सारे फैसले पूर्व निर्धारित थे, जिसमें नैसर्गिक न्याय एवं फ्री एंड फेयर ट्रायल का गला घोट दिया गया। भगत सिंह के इस मुकदमे में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के लोकतंत्र और न्याय के ढकोसले को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। तो मैं सीमा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।